फरवरी महीने में हिमाचल भाजपा को नया कप्तान मिलना है। यूं तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना या फिर संकेतों के जरिए कुछ भी आकलन करना बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। लेकिन फिर भी जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उन नामों के साथ क्या पॉजिटिव्स हैं और उनके क्या नेगेटिव्स हैं, भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर अपना नया अध्यक्ष चुनने वाली है, आज इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भारद्वाज जी और धनंजय शर्मा जी हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से हम जानेंगे और समझेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया है, क्या क्या भाजपा ध्यान में रखने वाली है और किन नेताओं की दौड़ में जो शामिल हैं और किन नेताओं के जो हाथ है वो हिमाचल भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी लग सकती है। प्रकाश जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे नेता हैं, हम देख रहे हैं कि दिल्ली दरबार की दौड़ इन दिनों लगी हुई है। भाजपा को लेकर कहा जाता है कि कुछ भी संकेतों से आकलन करना या फिर कुछ बातचीत से आकलन करना ये गलती मानी जाती है, क्योंकि भाजपा सरप्राइज करने के लिए जानी जाती है। डॉक्टर राजीव बिंदल जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, जब उन्हें 21 में अध्यक्ष दोबारा बनाया गया, 23 में दोबारा अध्यक्ष बनाया गया, तो वो भी दिलचस्प ढंग से बनाया गया। अभी एक बात चल रही है कि रिपीट अध्यक्ष हो सकते हैं। इस बात में आपको कितना दम लगता है कि डॉक्टर बिंदल के हाथ में दोबारा कमान आ सकती है हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष की? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे तर्क ये है, राजनीतिक तर्क है कि सिरमौर जिला जो है उसके पास अध्यक्ष का पद पिछले एक दशक का समय लगा होने वाला है। तो ऐसे में ये तय मानिएगा कि सिरमौर जिले को अब अध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा। ये निश्चित है कि कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक जिला है, तो इस बार मेरा मत है कि उस जिले से ही भाजपा को अध्यक्ष चुनना है, और ये उनकी मजबूरी भी रहेगी और राजनीतिक दृष्टि से एक दूरदर्शी निर्णय भी रहेगा। जी, धनंजय जी, आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि डॉक्टर बिंदल रिपीट नहीं करने वाले? मैं थोड़ा सा इनसे भिन्न मत रखता हूं प्रकाश जी से, क्योंकि डॉक्टर बिंदल संगठन के माहिर माने जाते हैं भाजपा में, और भाजपा को अब 2027 का चुनाव लड़ना है और भाजपा की पूरी कोशिश है कि सत्ता में वापसी करे। तो सत्ता में वापसी के लिए भाजपा को दमदार अध्यक्ष चाहिए। और कांगड़ा की जहां तक बात कर रहे हैं प्रकाश जी, उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि कांगड़ा को 40 साल से कोई अध्यक्ष नहीं मिला है भाजपा का। शांता कुमार के बाद कांगड़ा से कोई अध्यक्ष नहीं बना है। और बीजेपी के अंदर एक चर्चा और चली है कि जो अध्यक्ष होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर ये चर्चा सही है तो डॉक्टर बिंदल अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उस स्थिति में कांगड़ा से मौजूदा सांसद राजीव भारद्वाज जो है अध्यक्ष बन सकते हैं। धनंजय जी, जो राजीव भारद्वाज हैं वो चुनाव अधिकारी भी बनाए गए हैं, तो क्या ये संभव है कि एक जो चुनाव अधिकारी हो वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, और वो मौजूदा सांसद भी हैं, तो उनके हाथ में क्या आ सकती कमान? और क्या पार्टी ये भी चाहेगी कि क्योंकि वो ब्राह्मण नेता भी हैं तो उस लिहाज से भी वो साधने के लिए राजनीति ब्राह्मण वाली, उसके लिए भी राजीव भारद्वाज फिट बैठते हैं क्या? ब्राह्मण राजनीति को साधने के साथ साथ कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, 15 विधानसभा सीटें वहाँ पे हैं। और हिमाचल की राजनीति को आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी कांगड़ा में बहुत अच्छा स्कोर करेगी वो पावर में आएगी। तो कांगड़ा को साधने की सबसे बड़ी एक आवाज़ भाजपा की है। और राजीव भारद्वाज को जहाँ तक आप चुनाव अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र हैं, राजीव भारद्वाज नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि राजीव भारद्वाज और बिंदल के बीच मुकाबला होने वाला है। भारद्वाज जी के हाथ में यानी कि कमान आ सकती है, राजीव यानी कि ज्यादा प्रभावी लग रहे हैं। राजीव भारद्वाज प्रभावी लग रहे हैं क्योंकि उनके फेवर में है, काफ़ी हालात जो उनके फेवर में जा रहे हैं। क्योंकि एक तो कांगड़ा से है, दूसरा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, तीसरा ब्राह्मण नेता है, और पिछले 10 साल से लगभग 10 साल से बीजेपी का अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं रहा है। सुरेश भारद्वाज के बाद जयराम ठाकुर बने, राजपूत थे, फिर सुरेश कश्यप सिरमौर से थे, डॉक्टर बिंदल सिरमौर से हैं। इसलिए चांस है कि राजीव भारद्वाज अध्यक्ष बन सकते हैं। प्रकाश जी, डॉक्टर राजीव भारद्वाज के पक्ष में आप किन किन बिंदुओं को मानते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उनका सकारात्मक पक्ष यह है कि वो बहुत सहज तरीके से बात करते हैं, और जिस तरह से भाजपा के और प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं उनकी कार्यशैली बिल्कुल भिन्न है। और यही सबसे बड़ा एक कारण रहेगा कि राजीव भारद्वाज को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके पीछे बहुत से पहलुओं को भी देखा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा एक बहुत बड़ा नाम है, वो बिलासपुर से संबंध रखते हैं, और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अगर उनका ताल्लुक देखा जाए राजनीतिक तौर पर,
तो वो उस संसदीय क्षेत्र से आते हैं। उसी तरह से अनुराग ठाकुर भी उसी संसदीय क्षेत्र से हैं। तो भाजपा हमेशा चाहेगी कि ऐसे नेता को आगे लाया जाए जो अलग जिले से संबंध रखता हो, ताकि एक राजनीतिक संतुलन भी बिठाया जा सके। और इसमें उनको बनाने के पीछे मैं ऐसा समझता हूँ कि शांता कुमार प्रदेश की भाजपा की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, बुजुर्ग नेता है, और कमोवेश शायद शांता कुमार जी की सहमति या इसको उनके साथ जोड़ कर के भी देखा जा सकता है, क्योंकि राजीव भारद्वाज को उनका शागिर्द माना जाता है। तो इससे ऐसा होगा कि उनके शिष्य को अगर प्रदेश की राजनीतिक कमान मिलती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा निर्णय लिया हो कि शांता कुमार से पूछ करके जिस भी तरह से ये निर्णय धरातल पे आ सकता है। जी। प्रकाश जी, ये भी माना जाता है कि भाजपा कोई भी फैसला लेती है तो उससे कोशिश ये होती है कि देश भर में एक संकेत जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री का चयन करना हो या फिर अध्यक्ष का चयन करना हो। इंदु गोस्वामी का नाम भी एक चर्चा में है कि कभी, जहां तक मेरी जानकारी, कभी महिला अध्यक्ष भाजपा को नहीं मिली है। तो क्या इंदु गोस्वामी वो कांगड़ा से भी हो जाएंगी, ब्राह्मण भी हो जाएंगी और महिला नेता भी हो जाएंगी? इंदु गोस्वामी के पक्ष में भी जा सकता है क्या फैसला? हाँ, ये नाम जो आप सुझा रहे हैं या बता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके मुझे लगता है कि ऐसे होने के पीछे बहुत कम चांसेस हैं कि इंदु गोस्वामी को बनाया जा सकता है। लेकिन महिला के नाम पर जिस तरह से भाजपा बहुत सरप्राइजिंग निर्णय लेती है, तो इंदु गोस्वामी का नाम भी आ सकता है। और इसमें मतलब किसी को अचरज नहीं होना चाहिए, ना इस तरह से कोई हैरत होनी चाहिए कि इंदु गोस्वामी बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो चांस है वो राजीव भारद्वाज जी के लगते हैं। जी। धनंजय जी, आपको क्या लगता है इंदु गोस्वामी के पक्ष में क्या बातें जा सकती हैं, और अगर इंदु गोस्वामी नहीं बनेंगी तो क्या नेगेटिव्स रहेंगे उनके? इंदु गोस्वामी के पक्ष में सिर्फ एक चीज़ आ रही है कि वो महिला नेत्री है भाजपा की, और वर्तमान में भाजपा में प्रदेश में जो महिला नेत्रियां हैं उनमें वो एक बड़ा चेहरा है। और उनका नेगेटिव बहुत ज़्यादा ये है कि वो प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रही हैं। महिला मोर्चा की वो अध्यक्ष रही हैं। अदरवाइज़ उनको स्टेट की जो बीजेपी की लीडरशिप है उनसे सीनियर बहुत ज़्यादा नेता है। उन नेताओं को साधने में उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी और दिक्कत उनको हो सकती है। भाजपा के अंदर खेमेबाजी खड़ी हो जाएगी एक बार दोबारा से, और इंदु गोस्वामी के लिए मुश्किल होंगी, इसलिए हाईकमान शायद उनके बारे में विचार ना करे। जी। खेमेबाजी पर भी मैं आऊँगा, ये भी बहुत दिलचस्प पहलू है आजकल भाजपा का। एक जो नाम है वो त्रिलोक जम्वाल का, बहुत करीबी जगत प्रकाश नड्डा के, बिलासपुर से ही संबंध रखते हैं, और कहा जाता है कि जो त्रिलोक जम्वाल कह रहे हैं वो लगभग जगत प्रकाश नड्डा के ही शब्द होंगे। तो लग रहा है कि त्रिलोक जम्वाल, क्योंकि पहले से नाम चर्चा में है, ये अभी नहीं कि 2025 में ही चर्चा में आया हो, पहले भी त्रिलोक जम्वाल का नाम खूब चर्चाओं में रहा है। आपको लगता है त्रिलोक जम्वाल एक मजबूत नाम है, और भाजपा बिलासपुर की तरफ, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो क्या त्रिलोक जम्वाल की तरफ कदम बढ़ाए जा सकते हैं? त्रिलोक जम्वाल विद्यार्थी परिषद से निकले हुए छात्र नेता रहे हैं और वर्तमान में वो विधायक हैं। अगर उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी या चुनावी राजनीति में सक्रिय रहना है तो वो अध्यक्ष की दौड़ से खुद ब खुद को बाहर कर लेंगे या नहीं बनेंगे अध्यक्ष। और अगर चुनावी राजनीति से उनको अलविदा कहना है तो वो अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नड्डा जी के करीबी हैं और नड्डा जी के नुमाइंदे हैं वो प्रदेश में। और ये बात आप ठीक बोल रहे हैं कि जो कहते हैं वो नड्डा जी का ही वचन होता है। लेकिन नड्डा वाणी और चुनावी राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इस बात के पीछे बहुत बड़ी एक राजनीति हो सकती है कि त्रिलोक जम्वाल को अध्यक्ष बनाया जाए। तो वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। तो फिर बेटे हरीश की भी राह खुल जाएंगी अगर त्रिलोक जम्वाल चुनाव नहीं लड़ते? हरीश चुनावी राजनीति का इंटरेस्टेड नहीं है। जो मेरी एक बार जेपी नड्डा जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो इंटरेस्टेड है नहीं चुनावी राजनीति में। और अगर चुनावी राजनीति में वो इंटरेस्टेड नहीं है तो जम्वाल के ऊपर वो दाव लगा सकते हैं। और अगर हरीश चुनावी राजनीति में इंटरेस्टेड है तो फिर त्रिलोक जम्वाल को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने भविष्य में क्या करना है। प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है, त्रिलोक जम्वाल एक मजबूत नाम, आपका क्या पक्ष है इस बारे में? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। कारण इसके पीछे बिल्कुल साफ है। जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर से संबंध रखते हैं और त्रिलोक जम्वाल वहाँ के विधायक हैं। तो भाजपा आला कमान जो है इस तरह का निर्णय कदापि नहीं लेगी कि एक ही स्थान से दो नेताओं को। और फिर आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को देखिए, एक तरफ जो है बहुत बड़े कदावर नेता अनुराग ठाकुर हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी जेपी नड्डा हैं।
वो वहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, और राज्यसभा के सांसद सिकंदर कुमार हैं। तो ऐसे भाजपा हमेशा ऐसे ज़िले को प्रतिनिधित्व देगी जहाँ से बहुत लंबे समय से किसी नेता को आगे आने का मौका नहीं मिला हो। तो मेरा मानना है कि त्रिलोक जम्वाल जी अभी पहली बार के विधायक हैं, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनको, हाँ, आपने एक बात अभी धनंजय जी से पूछी थी कि हरीश नड्डा के बारे में, तो ये आप तय मानिए कि उनके पिताजी ये कह रहे हैं कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे, तो फिर सामाजिक गतिविधियां बढ़ाने का मतलब क्या है? निश्चित तौर पर वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, और ये भी हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनावों के दौरान उनका नाम जो है पैनल में जाए, और फिर ना नुकर करने के बाद जो है वो विधायक का चुनाव लड़ें। क्योंकि भाजपा में टिकट कटना वर्तमान विधायक का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहा है, आगे भी होगा, और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। तभी भाजपा के जो तमाम विधायक हैं खुद को अनसेफ भी हमेशा फील करते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा ये मानना है इसके पीछे कि जो भी विधायक है उसको अपनी राजनीतिक तौर पर इस तरह से क्रियाशील रहना पड़ेगा ताकि वो भाजपा के लिए, भाजपा की जो सोच है, उनका जो कार्यशैली है, राजनीतिक कार्यशैली है, वो कहती है कि प्रत्येक विधायक को क्रियाशील रहना है, उनको जनता के बीच में बने रहना है और जनता के काम करने हैं, और राजनीतिक जो उनका सोच है उसके मुताबिक कार्य करना है, और यही उनको विधायकों को सक्रिय रहने का एक उनका मंत्र है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि जी उनके लिए ये कोई खास वजह है, ये तो गतिमान राजनीति है, और भाजपा चाहती है कि उनका दल, उनके विधायक, उनके सांसद जो है हमेशा गतिशील रहें, गतिमान रहें। धनंजय जी, कोई और नाम आपके जहन में आता है? एक सिकंदर कुमार जी का नाम छूट रहा है, और इसके अलावा विक्रम सिंह ठाकुर का नाम बीच में चर्चा में था, या फिर इसके अलावा कोई और नाम आपके जहन में आता हो कि वो भी भाजपा उसका नाम लाकर सरप्राइज कर सकती है शायद? चर्चा में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार का नाम भी है, और विक्रम ठाकुर का नाम भी चर्चा में है, पर विक्रम ठाकुर वही हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट वाला मसला है। हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट में उनका चुनाव क्षेत्र है, और वहाँ से सतपाल सत्ती पहले अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और जेपी नड्डा वहाँ से अध्यक्ष है। अनुराग ठाकुर, वही बात है जो प्रकाश जी ने कही है, जेपी अनुराग ठाकुर वहाँ से हैं, तो इसलिए विक्रम ठाकुर को नाम पे शायद ज़्यादा गौर नहीं किया जाए। लेकिन अगर कहीं अनुसूचित जाति के किसी नेता को भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपना चाहेगी तो फिर सिकंदर कुमार के नाम पे विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी डॉक्टर बिंदल से पहले जो अध्यक्ष थे सुरेश कश्यप, वो अनुसूचित जाति से थे, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा लगातार जो है किसी एससी नेता को अध्यक्ष बनाएगी। जी, तो ये तो अध्यक्ष की चर्चा हो गई। अब मैं बीच में इसलिए आ गया हूँ क्योंकि अब गंभीर मुद्दा आने वाला है। प्रकाश जी, धनंजय जी, बीजेपी सी बहुत चर्चा है। पहले 6 कांग्रेस के विधायक तोड़कर आ गए, फिर 3 निर्दलीय भी भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि चुनाव सिर्फ 3 ही लोग जीत सके। अब ये जो भाजपा सा है, मतलब जो भाजपा का और भाजपा सी, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, इस बीजेपी सी का कितनी चल रही है अंदर पार्टी के अंदर, या फिर ये खुद को आकर ऐसे सैनिक महसूस कर रहे हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं है? भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और आपको मालूम होगा कि इनमें से जो लोग, जिन 9 लोगों की आप बात कर रहे हो, इनमें से राजेंद्र राणा की अगर बैकग्राउंड आप देखें तो वो भाजपा के बैकग्राउंड से रहे हैं। आशीष जो हमीरपुर से बाई इलेक्शन भी जीत के आ गए हैं, उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा था, बीजेपी ने उनको टिकट डिनाई किया है। चैतन्य शर्मा की आप बात करें, वो पहल उनके पिताजी ने अगर टिकट कहीं मांगा है तो बीजेपी से मांगा है। देवेंद्र कुमार भुट्टो की आप बात करें तो उन्होंने टिकट बीजेपी से मांगा था, बीजेपी ने उन्हें टिकट डिनाई किया। इनमें से सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं, रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल, ये सेवा दल के चीफ रहे हैं, और सुधीर शर्मा जो है, इनके फादर कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं, और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है कांग्रेस की रही है। सिर्फ 2-3 लोग इनमें हो सकता है घुटन महसूस कर रहे हो भाजपा में, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी होती है, और डिसिप्लिन पार्टी में नेता को जो काम दिया जाता है वो कार्यकर्ता की तरह करना होता है। अगर नहीं करें तो उनको फिर उनकी जगह दिखा दी जाती है। इसलिए इन नेताओं को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज बीजेपी सी या बीजेपी का जो आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्थिति प्रदेश में है। मतलब भाजपा चलने नहीं देगी ऐसा? नहीं, अगर ये डिसिप्लिन रहेंगे तो भाजपा इनको चलने देगी, नहीं अगर डिसिप्लिन से बाहर जाएंगे तो भाजपा कुछ भी कर लेती है। जी। प्रकाश जी, आपका क्या मत है बीजेपी सी को लेकर? देखिए, भाजपा में जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, भाजपा में क ख ग घ कोई कुछ नहीं होता है। जिसको अनुशासन में रहना है
वो भाजपा में रहे, जिसको नहीं रहना वो अपने आप हार जाए। उसमें विधायक भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं, कोई बड़े नेता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये एक तरह की एक राजनीतिक अफवाह होती है, एक राजनीतिक विचार होता है कि जिसको हमेशा चलाए रखा जाए, गतिमान रखा जाए। तो जो कांग्रेस से नेता हैं उन्होंने भाजपा को स्वीकार किया है, और जब उन्होंने स्वीकार किया होगा तो बहुत सोच समझ के किया होगा। और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने उनके ऊपर कोई बंदिशें बेड़ियाँ डाली है। वो जब चाहें स्वतंत्र हैं, बाहर जाना चाहें बाहर जा सकते हैं, उनको कोई ऐसा वो इस तरह का कोई संकट नहीं है। जहाँ तक आपने और दूसरे नेताओं की बात कही जो भाजपा में आए थे और चुनाव हार गए, जो उपचुनाव हुआ था, तो सारी चीज़ों को, सारे समीकरणों को देख करके उन्होंने भाजपा का दामन थामा होगा। अब चुनाव हार गए वो अलग बात है। हो सकता है कि अगली बार जो आगे विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें उन्हें टिकट मिले, और ये भी हो सकता है कि उनको टिकट के योग्य ना समझा जाए। तो ये तो उनको तय करना है कि भाजपा के साथ रहना है या दोबारा से कांग्रेस में जाना है या निर्दलीय चुनाव लड़ना है। तो जहाँ तक मेरी समझ है तो भाजपा किसी के ऊपर ज़्यादा कोई बंदिशें नहीं रखती है। जिसको रहना है रहे, नहीं रहना है तो बाहर जाए। और आपने एक बात और कही कि कांग्रेस इस बात को उछाल रही है कि भाजपा जो है 5 गुटों में बंट गई है। तो ये बात हमेशा से चलती आई है। जब भाजपा सत्ता में थी तो कांग्रेस के बारे में इस तरह की बातें आती थी कि भाजपा के एक नहीं अनेकों गुट हैं। तो ये राजनीति का एक ये भी एक अंदाज है करने का सभी दलों का, कि वो दूसरे दलों के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी करते रहते हैं। और छोटे कार्यकर्ता जो दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के किसी भी दल के हों, वो उसमें उसको समझते रहते हैं, उसके मायने निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये राजनीति का खेल है, और सत्तारूढ़ दल चाहेगा कि विपक्ष जो है कमज़ोर होता जाए, और अगर 5 गुट है तो उसके 10 गुट बन जाए, और विपक्ष चाहेगा कि वो सरकार में जो सरकार बैठी है तो कांग्रेस के भी बहुत सारे गुट जो है वो प्रचारित करती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक खेल मात्र है। जी सर, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोनों वरिष्ठ पत्रकारों की जुबानी हमने ये समझने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी में हिमाचल प्रदेश का नया कप्तान आखिर कौन होगा। आपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का मत सुना कि भाजपा के बारे में कुछ भी आकलन करना या भविष्यवाणी करना ये खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि भाजपा जिस तरफ कदम बढ़ाएगी उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है सरप्राइज करने वाली पार्टी, और अगर हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर भी भाजपा आपको दोबारा सरप्राइज कर दे तो दोबारा आपको चौंकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.